हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और इसमें मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 बायोलॉजी का। जी हाँ, नर जनन तंत्र या नर जनन अंग इतना बेहतरीन तरीके से आपको विस्तार विथ फिगर भी हम आपको दिखा के पढ़ाएंगे ताकि आपको मेरे प्यारे बच्चों कोई भी प्रॉब्लम ना आए और अच्छे से आप अपने नंबर को स्कोर कर सके। ओके, बाकी आपको सिलेबस भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर लगातार। प्लीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों नर जनन तंत्र या पुरुष जनन अंग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, क्या क्या भाग होते हैं, अगर वो भाग है तो उनका कार्य क्या होता है, हर एक चीज को देखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले जानते हैं नर जनन तंत्र या पुरुष जनन अंग होता कहाँ स्थित होता है। तो पुरुषों में जनन तंत्र उदर के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। ठीक है ना। ये उदर का श्रोणि क्षेत्र आप जानते हैं कि आपके पेट के नीचे जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्रोणि क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, केवल आपको प्रैक्टिकली आपको समझना है, ज्यादा उस पर वो नहीं करना है। ठीक है ना। तो पुरुषों में जनन तंत्र यानी पुरुषों में जो हमारे नर में जनन तंत्र होता है वो कहाँ पे होता है, तो उदर की उदर यानी जो पेट का निचला वाला भाग होता है उसको उदर कहते हैं। श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है। अगर बात करेंगे नर जनतंत्र पुरुष जनतंत्र हमारे दो प्रकार के होते हैं, चाहे मेल में चाहे फीमेल में। कल मैंने जो फीमेल वाला पढ़ाया था उसमें भी दो प्रकार के थे होते हैं और इसमें भी हमारे नर जनतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्राथमिक जनन अंग और दूसरा होता है सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग में 3 ठे आएंगी। ठीक है ना, इसमें 3 आएंगी। पहला क्या होता है प्राथमिक जनन अंग, दूसरा क्या होता है सहायक जनन अंग। तो नर में जो प्राथमिक जनन अंग माना जाता है, नर में जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम माना जाता है, ऑर्गन्स माना जाता है, वो माना जाता है वृषण को यानी कि टेस्टिस, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेस्टिस। तो नर में प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ी वृषण को कहा जाता है। ठीक है। तो एक जोड़ी वृषण, इसमें ही नर युग्मक का निर्माण होता है। तो नर में प्राथमिक जनन अंग या नर में प्राथमिक जनन तंत्र कौन होता है, तो एक जोड़ी वृषण। वृषण कहाँ पाया जाता है? जो हमारे मेल होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके शरीर के बाहर 2 जोड़ी, ठीक है ना, 2 जोड़ी पाए जाते हैं। 2 जोड़ी, एक वृषण के अंदर 2 रहते हैं, 2 वृषण होते हैं, ये कि जो वृषण कोष में स्थित होते हैं। ठीक है ना। इसमें ही नर युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो एक पॉइंट में याद रखिएगा कि नर में प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ी वृषण होता है। नर में प्राथमिक जनन अंग कौन होता है? एक जोड़ी वृषण होता है और इसी वृषण के अंदर नर युग्मक का क्या होता है, हार निर्माण होता है। तो इसी वृषण के अंदर किसका निर्माण होता है? नर युग्मक का निर्माण होता है। दूसरा आता है सहायक जनन अंग। सहायक जनन अंग, तो सहायक जनन अंग हमारे 3 होती हैं। पहली होती है सहायक नलिकाएं, दूसरी होती है जननेंद्रिय बाह्य जननेंद्रिय, तीसरी होती है सहायक ग्रंथि। तो सहायक जनन अंग में नर का सहायक जनन अंग 3 प्रकार का होता है। पहला इसमें आता है सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं क्या होती है? इनका कार्य वृषण में बने नर शुक्राणु को शरीर से बाहर लाना होता है या फिर लाती हैं। तो ये केवल इनका कार्य एक ही होता है, सहायक नलिकाओं का कार्य केवल एक ही होता है कि ये वृषण में बने नर युग्मकों को शरीर से बाहर लाती हैं। जो वृषण में नर युग्मक है बने हुए उसको कहाँ पे लाएंगी? बॉडी से बाहर रिलीज करती हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सहायक जनन अंग। इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आ जाता है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, किसी भी प्रकार से वो पूछ सकता है वहां पे। ओके। सहायक जनन अंग में जैसे क्या कौन कौन सी होती है? वृषण जालक, अपवाहक नलिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक, रसखलन नलिका और मूत्र नलिका इत्यादि जितने भी होती हैं ये सब हमारी सहायक जनन अंग की सहायक नलिकाएं होती हैं। दूसरी आती है वाह्य जननेंद्रिय। वाह्य जननेंद्रिय क्या होती है? शुक्राणुओं को मादा जनन पथ तक स्थानांतरित करना, यानी जो वाह्य जननेंद्रियों का कार्य होता है, वाह्य जननेंद्रियों का यानी कि बोले तो पेनिस का कार्य क्या होता है? इनका कार्य यही होता है कि शुक्राणुओं को मादा जनन पथ तक स्थानांतरित करना। ठीक है ना। तो वाह्य जननेंद्रिय का कार्य सिर्फ एक ही होता है, क्या होता है? शुक्राणुओं को मादा जनन पथ तक स्थानांतरित करना। फिर यहाँ पे तीसरा हमारा सहायक ग्रंथि। सहायक ग्रंथि क्या होती है? जो युग्मकों के पोषण व स्थानांतरण में मदद करती हैं। सहायक ग्रंथि क्या होती है? जो युग्मकों के
पोषण व स्थानांतरण में मदद करते हैं उसे हम लोग सहायक ग्रंथि कहते हैं, जैसे कि शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि इत्यादि जितने भी होती हैं ये सभी हमारी सहायक ग्रंथि के ही अंतर्गत आती है। ओके, तो इतना आपको डिटेल अच्छे से आ गया होगा। तो हम लोग आगे जानेंगे। इसमें इतना पढ़ने के बाद सिर्फ केवल एक पढ़ लीजिएगा, वृषण। वृषण क्या होता है, वृषण की संरचना क्या होती है, केवल मेरे प्यारे बच्चों आपको बस यही पढ़ लेना है, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। देखिएगा बोर्ड में अच्छे खासे नंबर आएंगे, क्योंकि दे देगा, या तो दे देगा नर जनतंत्र क्या है आप समझाइएगा, या फिर दे देगा कि वृषण क्या होता है। वृषण को सचित्र वर्णन कीजिए, चित्र सहित आपको वर्णन करने के लिए दे देगा। तो चलिए देखते हैं वृषण क्या होता है। तो मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। जो मनुष्य होता है उसमें क्या पाया जाता है, एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, जो मनुष्य के शरीर के बाहर स्थित होते हैं। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है जो मनुष्य के शरीर के बाहर स्थित होते हैं। वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। जो वृषण होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो वृषण कोश में पाया जाता है। तो मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है जो मनुष्य के शरीर के बाहर स्थित होता है। वृषण कहाँ पर होता है, तो वृषण जो उपस्थित होता है वो वृषण कोश में उपस्थित होता है। ठीक है, तो वृषण क्या होता है, मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाया जाता है जो मनुष्य के शरीर के बाहर स्थित होता है। वृषण कोश में उपस्थित होता है। एक वृषण कोश होती है उसमें ही वृषण होगा। बात यहाँ पे एक और दिमाग में आएगी, ऐसा क्या रीजन होता है कि जो मनुष्य के शरीर के बाहर ही वृषण होता है, उसको अंदर होना चाहिए था। तो रीजन ये आता है क्योंकि इसका जो ताप होना चाहिए, टेम्परेचर, वो शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। क्योंकि निषेचन के लिए जब हम निषेचन फर्टिलाइजेशन क्रिया कराई जाती है तो जो नर युग्मकों का तापमान होना चाहिए वो कम होना चाहिए, शरीर के ताप से कम, तभी वहां पर निषेचन जो होगी, जो निषेचन क्रिया होगी संपन्न होगी। इसीलिए वृषण शरीर के बाहर होता है। चलिए हम लोग इसकी संरचना देखते हैं। यहाँ पे ये संरचना है, ये आपका क्या है, वृषण है। ये आपका क्या है, एक जोड़ी वृषण है। ये केवल अकेला वृषण है, ये एक जोड़ी वृषण है। देखिए वृषण जो होते हैं वो वृषण कोश के अंदर उपस्थित होते हैं। बात समझ आ रही है। ये जो चीज है ये वृषण कोश है, इसको वृषण कोश कहते हैं। और वृषण कोश के अंदर एक जोड़ी वृषण, 2 वृषण उपस्थित होते हैं और ये शरीर के बाहर होते हैं क्योंकि इनका तापमान 2 से 3 डिग्री शरीर से ताप से कम होनी चाहिए। अब हम केवल एक ही वृषण को देखेंगे, केवल एक ही वृषण संरचना देखें। तो एक वृषण के अंदर 250 वृषणी पिंडक उपस्थित होते हैं। एक वृषण के अंदर देखिए, एक वृषणी पिंडक, दूसरा वृषणी पिंडक, तीसरा, चौथा हमने 4 लिया है, ऐसे से 250 रहेंगे। तो एक वृषण के अंदर 250 वृषणी पिंडक उपस्थित होते हैं। अब प्रत्येक वृषणी पिंडक के अंदर इसी प्रकार 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती हैं। बात समझ आ रही, मैंने क्या बोल रहा हूं, एक वृषण के अंदर 250 वृषणी पिंडक उपस्थित होते हैं। प्रत्येक वृषणी पिंडक के अंदर 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक वृषणी पिंडक के अंदर 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं और शुक्रजन नलिकाओं में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, शुक्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिका। आगे हम बताएंगे। शुक्रजन नलिका के अंदर 2 कोशिकाएं पाई जाती है, शुक्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका का जो कार्य होता है वो होता है नर युग्मक का निर्माण करना। शुक्रजन कोशिका का कार्य क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण करना। और सर्टोली कोशिका का कार्य होता है उस नर युग्मक को पोषण प्रदान करना। सर्टोली कोशिका का कार्य होता है, ठीक है, याद रखना। और इन शुक्रजन कोशिकाओं के बीच में देखिए एक गैप पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, इसको कहते हैं अंतराली कोशिका। जो इनके बीच गैप पाया जाता है, स्थान पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका, जो इनके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है इसको बोलते हैं अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिकाओं में नर हार्मोन्स का क्या होता है, निर्माण होता है या श्रावण होता है, तथा अन्य एंड्रोजन का निर्माण होता है। चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने वही लिखा है, प्रत्येक वृषण में 250 वृषणी पिंडक पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण में क्या पाए जाते हैं, 250 वृषणी पिंडक पाए जाते हैं, तथा प्रत्येक वृषणी पिंडक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं।
प्रत्येक भीषण में 250 विषणी पिंडक पाए जाते हैं तथा प्रत्येक विषणी पिंडक में 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं पाई जाती हैं। इन शुक्रजन नलिका में 2 कोशिकाएं पाई जाती है। इन शुक्रजन नलिका में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? 2 कोशिकाएं पाई जाती है। कौन कौन से? शुक्रजन कोशिका, सरटोली कोशिका। बात समझा रहे हैं ना? तो 1 से 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती है और इन शुक्रजन नलिका में 2 कोशिका पाई जाती है, शुक्रजन कोशिका और सरटोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका से ही नर युग्मक का निर्माण होता है। जो शुक्रजन कोशिका का कार्य होता है नर युग्मक का निर्माण करना, तथा इन नर युग्मक को सरटोली कोशिका पोषण प्रदान करती है। और सरटोली कोशिका का कार्य होता है जो शुक्रजन कोशिकाओं से निर्माण हुए नर युग्मक को पोषण प्रदान करना। पोषण कौन प्रदान करता है? ये हमारी सरटोली कोशिकाएं ही हमारी नर युग्मक को पोषण प्रदान करती हैं। अब यहाँ पे है 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाओं के बीच खाली स्थान होता है जिसे अंतराली कोशिका, जिसे क्या कहते हैं? अंतराली कोशिका कहते हैं, जिसे अंतराली कोशिका कहते हैं। और इनका कार्य नर हार्मोन्स तथा अन्य एंड्रोजन का निर्माण करना रहता है। अन्य एंड्रोजन हार्मोन्स का निर्माण करना रहता है। अगर एस्ट्रोजन हमारा उसमें होता है, जो अगर मादा में बात करेंगे तो वहां पे एस्ट्रोजन हो जाएगा, लेकिन नर में यहाँ पे एंड्रोजन होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतराली कोशिकाएं, जो शुक्रजनक कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच क्या पाई जाती है? अंतराली कोशिकाएं। यहाँ पे देखिए, इनके बीच जो ये शुक्रजन नलिका हो गई, इनके बीच अंतराली कोशिका पाई जाती है, जो गैप है। और इसमें नर हार्मोन्स का क्या होता है? श्रावण होता है तथा अन्य एंड्रोजन का निर्माण होता है। तो ये क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव दे देता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 आ जाता है, एक नर दूसरा मादा आ जाती है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों नर का है। मादा का भी मैंने आपको बना दिया है, उसका आपको आइकॉन का यहाँ पे या सिंबल मिल जाएगा, या वीडियो के लास्ट में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर कहीं भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में आपको जोड़ देंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जरूर कर लीजिए, इसको याद भी कर लीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।